हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? माई सेल्फ रामाशंकर कुमार एंड फ्रॉम गुरुदेव कोचिंग सेंटर राजावार कुमार। एंड बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको कंपनी के कुछ टॉपिक्स पे डिस्कस किया था और देन वो बहुत स्मॉल वीडियो था, छोटा सा टॉपिक मैंने कवर किया था। आज हम वहीं से अगेन स्टार्ट करेंगे कि आगे और कंपनी में क्या नई नई चीज़ें हम सीख सकते हैं और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो आज हम उस टॉपिक के बाद से कवर करेंगे। तो हमने कंपनी में शेयर्स के बारे में पढ़ा, राइट? तो शेयर्स में हमने आपको बताया था हाउ टू कलेक्ट द फंड फॉर द कंपनी फॉर द कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड देन उसके बाद थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन देकर आपका ये चीज़ कंप्लीट कर दिया था। सो आज हम ये करेंगे कि हाउ टू इशू ऑफ शेयर फॉर द कंपनी, फॉर द पब्लिक कंपनी। तो सबसे पहले आज हम शेयर को इशू करने से पहले हम एक और काम करेंगे कि कंपनी के बारे में जानेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपनी। ओके, सो कंपनी, there are many types of company, but in your syllabus only 2 types of company covered by the CBSE board. So first company, public, and second private. Then third also given, one person company, but it is not important for your examination point of view, but those 2 company are very important, public company and private company. Public company and private company. अब ऐसे कौन से कंपनी होते हैं जिनको हम पब्लिक कंपनी बोलते हैं और ऐसे कौन से कंपनी होते हैं जिनको हम प्राइवेट कंपनी बोलते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर मैंने टॉपिक लिखी दिया है 1 पर्सन कंपनी, तो इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे आपके नॉलेज के लिए। 1 पर्सन कंपनी इट मीन्स चेयर्ड या डायरेक्टेड बाय वन इंडिविजुअल। तो आपका एक क्वेश्चन आएगा कि सर फिर सोल प्रोप्राइटरशिप और कंपनी में क्या डिफरेंस रहेगा? सोल प्रोप्राइटरशिप में भी एक ही पर्सन चेयर करता है या उसको डायरेक्ट करता है किसी भी बिजनेस को, तो फिर सर 1 पर्सन कंपनी में क्या डिफरेंस आ गया? तो बेटा बिल्कुल आप सही सोच रहे हो कि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही लोग होते हैं, एक ही व्यक्ति उसको रन करता है, और 1 पर्सन कंपनी में भी एक ही पर्सन इसको रन करता है, बट इसमें कुछ मेजर डिफरेंसेस है। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो उसी पर्सन का होता है, एंड 1 पर्सन कंपनी में भी जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो सेम उसी पर्सन का होगा, बट एक मेजर डिफरेंस है। अगर आपको सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई लॉस होता है और आपके पास फंड नहीं है बिजनेस के अंदर, तो आपको अपने हाउसेज, अपने घर, अपने कार, अपने सारी ज्वेलरी, गोल्ड, कुछ भी आपके पास है वो बेच के सेल आउट करके आपको लायबिलिटी पे करना पड़ेगा। इसलिए बिजनेस में देखा गया है कि स्मॉल बिजनेसेस में जो भी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में है लोग, वो कई बार बर्बाद होते हैं। इसके लिए कंपनी एक्ट में एक प्रोविजन बनाया गया। कंपनी एक्ट में बोला गया कि ऐसा कौन सा प्रोविजन बनाया जाए कि एक जो स्मॉल बिजनेस हाउसेज है, इन केस अगर उनके कंपनी में लॉस होता है तो उनकी फैमिली पे कोई इसका इफेक्ट ना हो। इसके लिए कंपनी एक्ट 2013 ने एक प्रोविजन बनाया और बोला कि इसमें जो कंपनी के ओनर्स हैं उनकी जो लायबिलिटी जो होगी वो क्या होगी? लिमिटेड होगी। अब इस लिमिटेड वर्ड्स का मतलब आप समझते ही होंगे, 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। लिमिटेड होगी, लिमिटेड मीन्स जितना एक ओनर ने अपना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस में, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है
उतने ही कैपिटल सिर्फ लॉस किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख सकते हैं कि कैपिटल 10 लाख रुपये है, अगर कंपनी को लॉस हो रहा है तो मिनिमम कुछ भी हो सकता है, बट मैक्सिमम लॉस नॉट मोर देन 10 लाख। बट सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था कि अगर आपकी कंपनी बिजनेस को 12 लाख रुपए का अगर लॉस हो गया या 15 लाख रुपए का लॉस हो गया तो 10 लाख रुपए जो आपके बिजनेस में है वो तो डूबेंगे ही डूबेंगे, और साथ में अपने घर बेच के भी आपको देने पड़ सकते हैं। इसके लिए कंपनी एक्ट ने क्या किया, इस प्रोविजन लाया जिससे कि स्मॉल बिजनेसेस को बचाया जा सके। इसे हम बोलते हैं 1% कंपनी। अब हम बात करते हैं पब्लिक कंपनी की। पब्लिक कंपनी क्या होती है, कौन सी कंपनी होती है पब्लिक कंपनी? पब्लिक कंपनी पे पहले पहुंचने से पहले हम एक और डिस्कशन कर लेते हैं प्राइवेट कंपनी। अब सर बोलोगे आप कि सर 1% कंपनी तो समझ में आया, लेकिन प्राइवेट कंपनी की क्या नीड होगी, क्या आवश्यकता पड़ेगी प्राइवेट कंपनी की? तो प्राइवेट कंपनी इसलिए बनाया गया कि ये 1% कंपनी में जो फंड होगा हमारे पास, जो अमाउंट होगा वो लिमिटेड होगा। हम स्मॉल बिजनेसेस कर सकते हैं, बट अगर हमें अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो हमें मोर एंड मोर कैपिटल और फंड की रिक्वायरमेंट है। इसके लिए प्राइवेट कंपनी का फॉर्मेशन किया जाता है, और उस फॉर्मेशन के लिए प्राइवेट कंपनी नाम क्यों दिया गया, पब्लिक कंपनी क्यों नहीं बोला गया उसे? इसके रीजन है। इसके क्या क्या रीजन है हम देखते हैं। इसके रीजन ये है कि आपको अपने रिलेटिव, फैमिली, फ्रेंड से ही आप कैपिटल को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओनली आप ध्यान रखना चाहिए आपको, अगेन मैं कह रहा हूं प्राइवेट कंपनी में आप कैपिटल सब्सक्रिप्शन सिर्फ रिलेटिव, फैमिली, फ्रेंड्स से ही कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, राइट? तो सर क्या पब्लिक कंपनी में नहीं कर सकते? क्या 1% कंपनी में नहीं कर सकते? यस, नहीं कर सकते। आप 1% कंपनी में किसी रिलेटिव से भी फंड को कलेक्ट नहीं कर सकते, हम सिर्फ प्राइवेट कंपनी में कर सकते हैं। और इसकी पहचान की सबसे बड़ी बात यह है, किसी भी प्राइवेट कंपनी के नेम के आगे आपको जैसे लिखा होगा XYZ लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, PVT प्राइवेट लिमिटेड, राइट? अब एक मैं इसके ऊपर एक केस बताता हूँ बहुत शॉर्ट स्मॉल में। एक कंपनी हुआ करती थी सहारा इंडिया। सहारा इंडिया कंपनी बच्चों आप याद करेंगे, आपके टाइम में तो वो बंद हो चुकी थी, बट सहारा इंडिया कंपनी क्रिकेट मैच में मतलब ये BCCI को पूरा स्पॉन्सर करती थी, बहुत बड़े फंड था उनके पास। सहारा इंडिया कंपनी क्या पब्लिक कंपनी थी? नो, सहारा इंडिया कंपनी इट्स अ प्राइवेट कंपनी। तो सर क्या सहारा इंडिया कंपनी ने अपने रिलेटिव से पैसे लिए थे? आंसर इज नो। सहारा इंडिया कंपनी ने लॉ को, कानून को, लॉ फॉल्स को यूज करते हुए लोगों को बेवकूफ बनाया। सेबी, इवन मैं ये कह सकता हूँ सेबी को बेवकूफ बनाया। सेबी की गाइडलाइन में ये लिखा हुआ है, कंपनी एक्ट में ये लिखा हुआ है कि हम रिलेटिव से पैसे ले सकते हैं, फैमिली से पैसे ले सकते हैं और फ्रेंड से पैसे ले सकते हैं। तो सहारा इंडिया कंपनी ने क्या किया, जो हमारे देश के जितने छोटे मोटे बिजनेसमैन थे, उन छोटे मोटे बिजनेसमैन को, जो भोले वाले लोग थे, उनको बेवकूफ बनाया। सहारा इंडिया कंपनी ने लोगों से फंड कलेक्ट किया 10-10 रुपये, 20-20 रुपये पर डे के हिसाब से, और उनको एक फॉर्म दिया करती थी, और उस फॉर्म पे वो लोगों से डिक्लेरेशन लेती थी। क्या लेती थी? डिक्लेरेशन लेती थी, और उस फॉर्म पे लोगों से साइन करवाती थी। जैसे मेरा नाम रामाशंकर है, मैंने यहाँ साइन कर दिया, और इस डिक्लेरेशन में क्या लिखा होता था कि सहारा हमारा परिवार है। तो जैसे कि कंपनी एक्ट ने कह रखा है कि आप रिलेटिव से ले सकते हैं पैसे, फैमिली से ले सकते हैं, फ्रेंड से ले सकते हैं। तो अब अगर सपोज कीजिए कि मैं अपना पैसा सहारा में इन्वेस्ट कर रहा हूं, और मैंने लिख के दे दिया है फॉर्म पे कि सहारा का जो सुब्रत राय है और सहारा की जो एम्प्लॉई है और सहारा कंपनी है वो मेरा परिवार है, तो क्या सहारा का कुछ भी हमारा कानून बिगाड़ सकती है? आंसर इज नो।
और इसका फायदा उठाते हुए सारा इंडिया ने 8,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया इंडिया से, और लास्ट में क्या हुआ, कंपनी फेल हुई, और जितने भी स्मॉल बिजनेसमैन थे उन सबके पैसे अब तक फंसे हुए हैं, किसी के पैसे निकले नहीं। और तब सेबी को अचानक नींद खुलता है कि भाई इसने तो हमारे कानून के लूपहोल्स को निकाला और यूज कर लिया। फिर वो अलग डिस्कशन हो जाएगा कि सहारा के सुब्रत राय को जेल में डाला गया और सब चीजें रिकवरी प्रोसेस चल रहा है, तो वो अलग टॉपिक है। मेरा मेन मकसद यही था कि कैसे लूपहोल्स निकालकर लॉ की और यूज किया जाता है कंपनी के अंदर, और क्यों इसका नाम प्राइवेट कंपनी पड़ा। प्राइवेट कंपनी का मतलब है कि आप अपने ब्लड रिलेशन वाले से पैसे ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, लोगों से पैसे लिया और एक डिक्लेरेशन फॉर्म की वजह से सारा लूपहोल्स हो गया। राइट, चलिए अब हम चलते हैं पब्लिक कंपनी की। पब्लिक कंपनी मीन्स जिसके ऊपर 51% शेयर पब्लिक इशू होना चाहिए। राइट, अगेन मैं बोल रहा हूं 51% शेयर पब्लिक इशू होना चाहिए। फिर आप कहेंगे सर पब्लिक इशू क्या होता है? इट मीन्स इसके किसी भी कंपनी के कम से कम 51% शेयर आपको मार्केट से मंगाने पड़ेंगे। ठीक है सर, हमने मंगा लिया 51%। तो पब्लिक कंपनी बनती कैसे है? तो आपको लिस्ट करवाना पड़ेगा। कहां पे लिस्ट कराना पड़ेगा? आपको लिस्ट कराना पड़ेगा NSE एंड BSE में। अब ये NSE BSE क्या होता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। लाइक अडानी ग्रुप, अडानी इंटरप्राइजेज, रिलायंस, टाटा इंडस्ट्री, महिंद्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी इंडस्ट्री है, ये सारी पब्लिक कंपनी है। आप ऐसा मत सोचिए कि ये रिलायंस की कंपनी है, नो, इट्स अ पब्लिक कंपनी और ये लोगों की कंपनी है। तो पब्लिक कंपनी में सर इसके नेम में क्या लगा होता है? तो आपने देखा होगा, मैंने यहाँ नेम में बताया था प्राइवेट में XYZ प्राइवेट लिमिटेड, बट पब्लिक कंपनी के नेम में क्या लिखा होगा आपने देखा होगा, जैसे टाटा लिमिटेड, वहां से प्राइवेट वर्ड गायब होता है। क्यों होता है गायब? क्योंकि उन्होंने पैसा पब्लिक से मंगाया। ठीक है सर, आपने ये भी बता दिया कि 1% कंपनी क्या होता है और पब्लिक कंपनी क्या होता है और प्राइवेट कंपनी क्या होता है, बट सर शेयर इशू कैसे करते हैं वो भी बताएंगे आपको। तो शेयर इशू करने के लिए हमारे पास एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में एक छोटा सा मैं आपको बताता हूं कैसे करते हैं शेयर इशू। शेयर इशू करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होता है हमारे पास, हम ना पब्लिक में अपना प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। प्रोस्पेक्टस आपको याद होगा, जब आप स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हैं आपको स्कूल की एक बुक मिलती है। वो बुक क्यों दिया जाता है? उसमें एक फॉर्म निकलता है, वो फॉर्म फिल करके आपको सबमिट करवाया जाता है। बट वो जो किताबें होती है, बुक्स जो होती है, उसमें स्कूल के बारे में ईच एंड एवरीथिंग सारे इंफॉर्मेशन होते हैं कि उसमें कौन डायरेक्टर है, कौन कितने टीचर है, कितने क्लासरूम है, क्या इनके अचीवमेंट्स है। सेम उसी तरीके से किसी भी पब्लिक कंपनी को शेयर इशू करने से पहले अपने बारे में सारे इंफॉर्मेशन बताना पड़ता है मार्केट को। और पहला स्टेप शेयर इशू करने का यही होता है कि आपको प्रोस्पेक्टस मार्केट में इशू करना होगा। कहां करना होगा? मार्केट के अंदर प्रोस्पेक्टस। ठीक है सर, हमने प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, अब कैसे क्या करें हम? तो अब जो ये मार्केट के जो बंदे हैं, ये जो लोग हैं मार्केट के अंदर, रामू, श्यामू, मोहन, राकेश, जो भी है, XYZ जो भी नाम है, ये सब लोग इस प्रोस्पेक्टस को पढ़ेंगे। और अगर आपके कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है, उसके शेयर अच्छे हैं, फ्यूचर दिख रहा है, फ्यूचर में उनको प्रॉफिट हो सकता है इन मार्केट के लोगों को, ये लोग क्या करेंगे? आपके प्रोस्पेक्टस को पढ़ के और आपको क्या करेंगे, मैं बता रहा हूं क्या करेंगे, बहुत इजी है। आपको सेकेंड स्टेप में एप्लीकेशन देंगे। जैसे कि आप एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरते थे, सेम उसी तरीके से इस बुक से आपको क्या करेंगे? एप्लीकेशन देंगे। तो कहोगे सर एप्लीकेशन दे दिया, ठीक है, इन लोगों को कैसे पता कि कितना एप्लीकेशन, कितने शेयर बेचने वाली कंपनी? तो मैंने अगेन बोला प्रोस्पेक्टस में सारी चीजें लिखी होगी। ठीक है सर, आपने ये भी लिखी होगी, लेकिन कंपनी को कैसे पता कि कितने लोग हमारे पास एप्लीकेशन देंगे? जाहिर सी बात है कंपनी के पास तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन
आपका सवाल ये जेन्युइन हो सकता है कि कंपनी अगर इशू करना चाहती है 10,000 शेयर, कितने 10,000 शेयर कंपनी ने इशू किया 10,000 शेयर, बट ये मार्केट के लोगों ने एप्लीकेशन दे दिया 15,000 शेयर के। अब क्वेश्चन यहां फंसता है कि कंपनी अब किसको शेयर देगी और किसको नहीं देगी, क्योंकि कंपनी को तो 10,000 शेयर ही इशू करनी है, राइट। चलो इसके जवाब देंगे। जब हम अकाउंटिंग के प्रोसेस में चलेंगे तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, ये जो 5,000 का जो एक्स्ट्रा आया है इसे हम बोलते हैं 5,000 शेयर को ओवर सब्सक्रिप्शन, यानी कि कंपनी ने ओवर सब्सक्राइब कर दिया शेयर को। अब कंपनी इस 5,000 शेयर को क्या करेगी, तो ये मैं बिल्कुल अलग से इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ये बहुत बड़ा टॉपिक है कि ओवर सब्सक्रिप्शन का क्या ट्रीटमेंट होता है अकाउंटिंग से इन द कंपनी। आगे चलते हैं। सर ठीक है, एप्लीकेशन दे दिया लोगों ने, क्या इनको शेयर मिल गया? आंसर इज नो। क्या आप किसी स्कूल में एप्लीकेशन देते हैं, क्या आपको उस समय एडमिशन मिल जाता है? आंसर इज नो। आपको शेयर तब मिलेगा जब कंपनी प्रोसेस नंबर 3 आपको शेयर अलॉट करेगी। शेयर अलॉटमेंट। सर अलॉटमेंट का क्या मतलब होता है? अलॉटमेंट के सेम वही मतलब होता है जो आपको स्कूल में एक सीट अलॉट किया जाता है एडमिशन देकर, राइट। तो सर ये बताइए कि क्या एप्लीकेशन के साथ कंपनी ने कुछ पैसे नहीं मांगा होगा? बिल्कुल मांगा होगा। भाई मान लीजिए कंपनी के शेयर 10 रुपए का, कंपनी ने एप्लीकेशन पे 1 रुपए भी नहीं मांगा, कंपनी को 10,000 शेयर इशू करने हैं, यहाँ पे 1 करोड़ फॉर्म्स आ गए। जिसको शेयर्स लेने हैं उन्होंने भी फॉर्म्स डाल दिया, जिसको नहीं लेने हैं उन्होंने भी डाल दिया। अब क्या करेगी कंपनी? किसको किसको उसमें से छांटते रहेगी? इसीलिए कंपनी एक क्राइटेरिया लगाती है, कंडीशन लगाती है कि आपको एप्लीकेशन के साथ कुछ ना कुछ अमाउंट पे करने पड़ेंगे। तो एप्लीकेशन के साथ कंपनी अगर 10 रुपए की शेयर है तो 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये, वो कंपनी पे डिपेंड करता है कि आपको कितना पे करना है। देन जब कंपनी शेयर अलॉट करती है, अगेन आपसे कुछ ना कुछ पैसा मांगेगी कंपनी। 10 रुपये में से जो भी बैलेंस अमाउंट होगा उसमें से कुछ ना कुछ मांगेगी। फिर कंपनी क्या करेगी? फोर्थ प्रोसेस में कॉल करेगी, यानी कि कॉल मनी मंगाएगी, जिसे इसमें 2, 3 कॉल, 4 कॉल, 5 कॉल, 10 कॉल तक हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, वो कंपनी को डिपेंड करता है। तो सर ये प्रोसेस क्यों है? क्यों क्या कंपनी एक बार पैसे नहीं मंगा सकती? आंसर है यस, कंपनी एक बार नहीं मंगा सकती। उसे हम बोलते हैं लमसम मेथड, यानी कंपनी ने शेयर इशू किए और बोला कि एप्लीकेशन के साथ ही आपको हम शेयर अलॉट कर देंगे और आपको पैसे एक बार नहीं पे करना। दिस इज कॉल्ड लमसम अमाउंट। बट अगेन कंपनी पब्लिक की सोचती है, पब्लिक को ट्रस्ट होना चाहिए कंपनी के ऊपर, और कंपनी ये सोचती है कि पब्लिक के पास एक बार में सारा पैसा नहीं होता। इसके लिए कंपनी धीरे धीरे अमाउंट को कलेक्ट करती है, और कंपनी को भी सारा पैसा एक बार रिक्वायरमेंट भी नहीं होता, उसको फ्यूचर प्लान में खर्च करने होते हैं। तो कंपनी कुछ टाइम को लेते हुए ये हमारा शेयर इशू का प्रोसेस है कि सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इशू करती है कंपनी, फिर एप्लीकेशन पब्लिक से जाता है कंपनी के पास, देन कंपनी शेयर अलॉटमेंट देती है, और देन कॉल मनी जो बैलेंसेस हमारे शेयर होल्डर्स पे हो जाते हैं उनको कंपनी कलेक्ट करती है। ये तो था प्रोसेस ऑफ इशू ऑफ शेयर, राइट। अब आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ कंपनी के बारे में बताया हूँ, शेयर इशू का प्रोसेस बताया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू डील इन अकाउंटेंसी ऑफ इशू ऑफ शेयर, राइट। सो आज के लिए बच्चों इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।